तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बादल मेहरबान हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे थोड़ी सी बारिश के बाद पानी भर गया। सुबह सुबह घरों से निकले लोगों को परेशानी हो रही है। और जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो कनॉट प्लेस और आरके पुरम की तस्वीरें हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट की, जहां पर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जरा सी बारिश, थोड़ी देर की बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सुबह जो दफ्तरों के लिए निकले लोग हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरा सी बारिश के बाद दिल्ली इंडिया गेट की सड़कों का यह हाल हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ जो परेशानी है उससे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कनॉट प्लेस की और दूसरी तस्वीर दिल्ली के आरके पुरम की है, जहां पर बारिश के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कों का हाल आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुबह दफ्तरों के लिए अपने काम पर जाने वाले लोग हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है। कनॉट प्लेस और आरके पुरम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही बारिश में सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं और कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की खबरें भी आने लगी हैं। दिल्ली में हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में खासकर जो लोग काम से घरों से निकलने से पहले लोगों को ज़्यादा समय लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है, इसलिए दफ्तर पहुँचने में या जहां पर भी उन्हें जाना है वहां पर ऐसे में उन्हें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से झमाझम बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन जो काम पर जाने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें सड़कों पर पानी भरने की वजह से थोड़ी बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में बादल मेहरबान हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम सुहाना हो चुका है, लेकिन मौसम के साथ साथ जो सड़कों पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी बढ़ गई है। तस्वीर आप देखिए थोड़ी ही देर की बारिश के बाद ये हाल है दिल्ली की सड़कों का। लबालब पानी से भरी हुई सड़कें और ऐसे में लोगों को तय वक्त से ज़्यादा वक्त लग सकता है अपने ऑफिस दफ्तरों में पहुंचने के लिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस और आरके पुरम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग बारिश का आनंद लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम बेहद सुहाना हो चुका है। दिल्ली में देखिए चारों तरफ इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं और जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनको मुश्किलें भी हो रही हैं वाटर लॉगिंग की समस्या के बाद। पहलवान प्रिया मलिक का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से 14 मोटरसाइकिलें, 2 स्कूटर और 1 ई-रिक्शा बरामद हुआ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को गश्त के दौरान एक कुकर बम मिला, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के एक कमरे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग भड़की, जो कि पूरे कमरे में फैलती चली गई और वहां से धुआं उठने लगा। एक स्वीट था जो राज्यपाल के लिए ही होता है और यहाँ पर हम इस कमरे में हैं। आग लगने की वजह से काफी नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। दमकल कर्मियों के वहां समय से पहुंचने की वजह से आग पूरे सदन में नहीं फैल पाई। हालांकि उस कमरे में रखी ज्यादातर चीजें दमकल कर्मियों के आग बुझाने से पहले ही स्वाहा हो चुकी थी। गेट के जवान ने देखा था यहाँ से धुआं निकल रहा है, उसके बाद ही उसने बताया, फिर फायर वालों को बुलाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सावन के सोमवार के मौके पर पूजा की। हरियाणा के रोहतक में एक कार कंपनी के इंजीनियर का शव उनके मकान से संदिग्ध हालात में बरामद किया गया।
पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में एक बैठक की। इसमें पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्षों समेत कुछ पार्टी नेता शामिल हुए। बड़ी खबर दिल्ली से। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी 28 जुलाई को बंगाल भवन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। उन्होंने इस मुलाकात के लिए न्योता भी भेज दिया है। इस बैठक को लेकर एक बार फिर ये कयासबाजी भी शुरू हो गई है कि क्या ममता 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की तैयारी में जुट गई हैं। आपको बता दें 28 जुलाई को शाम 4:30 बजे उनकी सोनिया गांधी से भी मुलाकात तय है और अपने इस दौरे के दौरान ममता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी भेंट करेंगी। खबरें ये भी है कि ममता सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से भी मिलेंगी। 30 जुलाई तक वो दिल्ली में है। पश्चिम बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। 5 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से तो मिलने का कार्यक्रम है ही, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार वो दिल्ली पहुंची है, लेकिन इस दौरान विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। और माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक विपक्ष की मोर्चेबंदी की कवायद ममता बनर्जी की तरफ से की जाएगी। ममता बनर्जी बार बार इस बात की वकालत करती रही हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले, और जिस तरह की जीत उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दर्ज की है, उसके बाद विपक्ष के अंदर ममता बनर्जी की आवाज और बुलंद हो गई है और विपक्ष के नेता भी मानते हैं दूसरी पार्टियों के। महाराष्ट्र के 11 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में। अब तक राज्य में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई उनमें कोल्हापुर भी है, जो पूरी तरह से टापू में बदल चुका है। कोल्हापुर पहुंचने के लिए जिस बेंगलुरु पुणे हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी तक ठप है। हाईवे पर नदी बह रही है और शहर में पहुंचने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। कोल्हापुर में दाखिल होने के लिए आपको शिरोली तालुका से होकर गुजरना पड़ता है और शिरोली तालुका का हाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। न कोई गाड़ी न कोई मोटरसाइकिल। हाईवे पर दिखती हैं तो केवल एनडीआरएफ की नावें जो फंसे हुए लोगों को पानी से निकालने में लगी हैं। होटल, शोरूम, रेस्टोरेंट सब कुछ पानी में डूबे हैं। ये हालात कोल्हापुर की सीमा के हैं, जबकि शहर के अंदर तो हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। लोगों को निकालने के लिए शहर में दाखिल हो रहे एनडीआरएफ के जवानों के सामने खेत सबसे बड़ी आफत है, जिनकी वजह से नावों को चलने में परेशानी हो रही है। यहाँ ये गन्ने के खेत हैं, देख रहे हैं यहाँ पे गन्ने के खेतों में क्या है, जो हमारे बोट्स हैं वो फंसते हैं। पिछले 4 दिन से एनडीआरएफ के जवान लोगों की जान बचाने में लगे हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। अभी तकरीबन होंगे 125 या 130 लोग होंगे। तो वही लोग हैं जो हाइट पे हैं, जिनका घर हाइट पे है, 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है, तो वो ऊपर पे एज ए केयर टेकर हैं। कई लोग गुमशुदा भी हैं, जिनकी तलाश में एजेंसियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन पानी का स्तर कम होने से पहले गुमशुदा लोगों का पता चलना भी मुश्किल हो रहा है। अहम हाईवे ठप होने की वजह से राज्य में पूरी तरह से जिंदगी पटरी से उतरी हुई और उम्मीद की किरण केवल एनडीआरएफ के जवान बने हुए हैं। राहत और बचाव का ऑपरेशन चलाते हुए जवानों को एक कोरोना के मरीज की खबर मिली, जिसे फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऑक्सीजन लेवल है लगभग 68% के आसपास आ चुका है और अभी ये हम लोग इमरजेंसी कॉल आया था कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट को इमरजेंसी में निकालना है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। मरीज को पीपीई किट पहनाई गई और जवान हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाकर उसकी मदद के लिए निकल पड़े। अपनी जान की परवाह किए बिना जवानों ने नाव में बिठाकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया। केवल इंसानों ही नहीं, बेजुबानों की आस भी एनडीआरएफ के जवान ही बने हुए हैं। 2 दिन से एक इमारत की पहली मंजिल पर फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया, जिसे सावधानी से निकालने के बाद जवानों ने पहले उसे खाना खिलाया, फिर खुले में छोड़ दिया। कोल्हापुर इस वक्त महाराष्ट्र के उन जिलों में है जहां बाढ़ के पानी के स्तर में पिछले 4 दिन में कोई खास कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से सुरक्षित बचे लोगों के सामने भी खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के सांगली का भी है, जहां इमारतें अब तक पानी में डूबी हैं और अहम सड़कों पर भी पानी भरा है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो आधे पानी में डूबे हुए हैं। बिल्डिंग्स जो है, जो ग्राउंड फ्लोर है उनका, वो भी अभी तक पानी में है।
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सरकारी एजेंसियां ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि लगातार बदल रहे हालात की सही खबर अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। यहां इस्तेमाल किया जा रहा ड्रोन करीब 1 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हुए सीधी तस्वीरें खींच लेता है। इस बीच सांगली में हालात की जानकारी लेने खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी पहुंच गए। अजीत पवार खुद नाव में बैठकर उन जगहों तक पहुंचे जहां पानी सबसे ज्यादा है और बाढ़ की मार झेल रहे लोगों से मिले। इस बीच बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से बांधों से छोड़ा जा रहा पानी मुसीबतें और बढ़ा रहा है। इटली के सर्दिनिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाकों का रुख कर दिया है, जिसके बाद करीब 400 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। क्योंकि आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि लोग उसकी चपेट में आ सकते थे, लिहाजा उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। जंगलों में लगी आग की तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। रात में प्रशासन ने मोर्चा संभाला। वो न केवल आग को काबू करने में जुट गया, बल्कि लोगों को भी निकालने का काम जारी रहा। इस तरह दमकल कर्मी घंटों तक पानी की बौछार करते रहे। हालांकि आग इतनी फैल चुकी है कि वो इतनी आसानी से काबू में आती नहीं दिख रही। इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम दिन रात जुटी हुई है, लेकिन इसने सैकड़ों एकड़ के जंगल को अपनी जद में ले लिया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी अपने विधायकों के क्षेत्र में सर्वे करा सकती है। खबर है कि ये सर्वे विधायकों के क्षेत्र में उनके काम और लोकप्रियता की जानकारी जुटाने के लिए होगा। यही नहीं, चर्चा है कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 30 से 35% विधायकों का टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि इस बात पर उस समय चर्चा हो सकती है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी पहुंचेंगे। वो 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 1 करोड़ लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं। बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को घायल खिलाड़ियों की जगह इंग्लैंड भेजने का फैसला लिया। वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल और आवेश खान के घायल होने की वजह से इन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया। फिलहाल पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव श्रीलंका में T20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में तलवारबाज भवानी देवी दूसरे दौर में ही हार कर बाहर हो गईं। इस हार के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर माफी मांगी। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी में 165 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके साथ ही वीआईपी ने यूपी के 72 जिलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम अपनी सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस फोन टैपिंग मामले में जांच करवाने के लिए 2 रिटायर्ड जजों का एक आयोग बनाया। हालांकि इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाया। पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय ने इस फोन टैपिंग मामले को फर्जी बताया और ममता बनर्जी के सामने बंगाल हिंसा की जांच की मांग उठा दी। अश्लील फिल्मों के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा से जुड़े कई राज बेनकाब हो रहे हैं। पूछताछ से मिली जानकारियों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के जॉइंट अकाउंट की भी जांच शुरू कर दी है। राज कुंद्रा की तिजोरी से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिसमें सिग्नेचर अथॉरिटी शिल्पा शेट्टी थी। इस मामले में पुलिस शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा पुलिस को राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से जो 51 वीडियो मिले हैं उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। शिकंजा कसा तो शानो शौकत की जिंदगी जीने वाले राज कुंद्रा जांच एजेंसी की मामूली गाड़ी में चप्पल में ही पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर जाते नजर आए। गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में राज कुंद्रा के साथ ही उनकी पत्नी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भूमिका भी जांच रही है। अब तक पुलिस एक बार शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट पर है। राज कुंद्रा के बैंक खातों की जांच क्राइम ब्रांच के 4 अधिकारियों की टीम कर रही है। बताया गया कि इस अकाउंट में विदेशों से कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि इस अकाउंट में अफ्रीका और लंदन से कई बार पैसे भेजे गए। खबर है कि क्राइम ब्रांच इस अकाउंट को खंगाल रही है और इसमें फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। आरोप है कि विदेशों से अलग अलग रूट के जरिए जो पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए उसकी जानकारी आयकर विभाग से छिपाई गई। बताया गया कि राज कुंद्रा के कर्मचारियों ने पूछताछ में पॉर्न रैकेट के जरिए करोड़ों रुपयों की कमाई का दावा किया था, जो पहले लंदन भेजी जाती थी और फिर वहां से दूसरे रूट्स के जरिए राज कुंद्रा तक पहुंचती थी। पूछताछ में मिल रही जानकारियों के बाद मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार बेहद तेज हो गई है।
एक दिन पहले राज कुंद्रा के बयान और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर में जांच टीम ने छापेमारी की थी। बताया गया कि छापेमारी में ऑफिस की दीवार में एक तिजोरी मिली। तिजोरी में एक बॉक्स में 51 वीडियो मिले हैं। इसके अलावा तिजोरी में बहुत सारी फाइलें मिली जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। अब तक की जांच में ये सामने आया कि जिस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस दौरान राज कुंद्रा की कमाई क्रिप्टो करेंसी में हुई। जांच में ये भी पता चला कि देश के एक बड़े नेशनल बैंक में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का ज्वाइंट अकाउंट है। क्राइम ब्रांच की टीम इन सब की जांच में जुटी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तफ्तीश तेज की तो राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले 4 लोगों ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। इसी मामले में जमानत पर बाहर एक आरोपी तनवीर हाशमी को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन पहले गहना वशिष्ठ सहित 4 और आरोपियों से मुंबई पुलिस फिर से पूछताछ कर चुकी है। तनवीर ने दावा किया कि वो सीधे तौर पर राज कुंद्रा से जुड़ा नहीं है। बताया गया कि उसने ये भी दावा किया कि वो जो फिल्में बनाते थे उसमें न्यूड कंटेंट होते थे, यानी उन्हें सॉफ्ट एडल्ट फिल्म कहा जा सकता है लेकिन अश्लील नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस किए। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे पता था उसका आंसर क्या है, तो ज़्यादा वैसे कुछ हुआ नहीं, बट मैंने सारे आंसर्स दे दिया। उनको कहा गया था कि मुझे मैं उनसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने बता दिया एंड दैट वाज इट। देखिए वैसे तो बहुत सारी चैनल्स या बहुत सारे OTTs बहुत कुछ दिखाते हैं मगर सबको सवाल नहीं किया जाता। मुझे किया गया, मैंने अपना आंसर दिया, उनको आंसर ठीक नहीं लगा, मुझे जेल भेजा गया, बट मैं अगर मैंने कुछ नहीं किया था मैं बाहर आ गया हूँ और अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो कोर्ट में ही लड़ेंगे। हालांकि क्राइम ब्रांच का दावा है कि तनवीर हाशमी राज कुंद्रा के लिए वीडियो बनाता था। आरोप है कि वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गहना वशिष्ठ और उमेश कामत लेते थे और उसके बाद वीडियो बनाने का काम तनवीर को दिया जाता था। राज कुंद्रा से जुड़ा ये मामला अब धीरे धीरे उनसे जुड़े लोगों के लिए सिरदर्द साबित होने लगा है। राज कुंद्रा से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करने के बाद अब शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। यही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने भी अलग अलग जांच एजेंसियों से इसकी जांच करने की मांग की है ताकि मामले का पूरा सच सामने आ सके। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अश्लील फिल्मों से जुड़े माफिया पर कार्रवाई के साथ ही इस तरह की वेबसाइट ब्लॉक करने की भी मांग की है। पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसका क्राइम बढ़ रहा है। इतना गंभीर परिस्थिति के बाद जिस प्रकार से ऐप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कोई उल्लू, कोई कुकू, कोई गुपचुप और बहुत सारे, ये ऐप क्रिएट करने वाली कंपनियां कौन सी है? अब समय आ गया, मेरी विनती है कि केंद्र के सरकार में गृह मंत्री जी से चिट्ठी लिखकर कि इसकी मल्टी मिनिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है, टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। IT, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अफेयर्स एंड भी CBI, ED, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन उसमें होना आवश्यक है। जैसे जैसे राज कुंद्रा से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं उनसे जुड़े लोगों पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच इसी मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि शुगर की मरीज गहना बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई, इसलिए मीडिया फिलहाल उन्हें अकेला छोड़ दे। दिल्ली मेट्रो को 100% क्षमता के साथ चलाए जाने के फैसले के बाद पहले ही दिन कई स्टेशनों पर बेतहाशा भीड़ हो गई। बताया गया कि सुबह भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ देर के लिए ट्रेनें रोक दी गईं, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर लोगों का हुजूम नजर आया। स्टेशनों के बाहर काफी देर तक लोगों की लंबी लंबी कतार लगी रही। अभी तो टेक्निकल बंदी है, पता चलता जाते तो देखते कि रात कितनी रात है, बट अभी तो टेक्निकल इशू है। हालांकि अभी मेट्रो में केवल उतने ही लोग सफर कर सकेंगे जितनी सीटें हैं। ये कतार अभी भी लगी हुई है क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि 100% सीटिंग कैपेसिटी के लिए बोला गया है, खड़े होकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन के साथ दिल्ली में बसें भी 100% क्षमता के साथ चलनी शुरू हो गईं। लिहाजा जिन लोगों को मेट्रो स्टेशन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनमें कुछ ने बसों के जरिए अपनी यात्रा पूरी की। रेलवे की तरफ से चानू को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का इनाम। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत लौटी मीराबाई चानू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रेलवे की तरफ से 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया और उनके प्रमोशन का भी ऐलान किया। उत्तराखंड सरकार ने कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू को 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने स्पा, सैलून और सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस को 100% उपस्थिति के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है। जोधपुर हाईकोर्ट में आज 3 बजे रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र की नवी मुंबई में पुलिस ने एक पब पर छापा मारा और कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पब पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोप है कि पब में पार्टी के दौरान किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना होंगे, जहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक और चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। भारत की तलवारबाज भवानी देवी के हार के बाद माफी मांगने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके ट्वीट पर जवाब दिया। पीएम ने लिखा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, हमें आपके योगदान पर गर्व है। महाराष्ट्र के पालघर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कुछ लोगों ने एक कार सवार पर हमला कर दिया। बताया गया कि हमले से पहले उस शख्स ने उन लोगों की गाड़ी को ओवरटेक किया था, जिस पर वो भड़क गए और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर उस कार सवार की गाड़ी के आगे ले लिया। वो लोग गुस्से में इतना तमतमाए हुए थे कि एक आदमी चलती कार की खिड़की से आधा बाहर निकला और बेसबॉल बैट से दूसरी गाड़ी में सवार उस शख्स को धमकाने लगा। जब वो चलती गाड़ी से ऐसा नहीं कर सका तब उसने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा और बैट से उस व्यक्ति की कार के शीशे को तोड़ डाला, जिसने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। बताया गया कि इस हमले में उस कार में बैठा शख्स घायल हो गया। कारगिल विजय की जहां अनगिनत कहानियां हैं, तो वहीं इन कहानियों के अनगिनत किरदार भी हैं। भले ही इस जंग को 22 साल बीत चुके हों, लेकिन देश का बच्चा बच्चा भारतीय सेना के उस पराक्रम की कहानियों को सुनता आया है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज को खदेड़ दिया था। लेकिन सेना के शौर्य के अलावा इन कहानी के कई और भी नायक हैं, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात में न सिर्फ सेना की रीढ़ बनने का काम किया, बल्कि सेना को हर संभव मदद मुहैया कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। न्यूज़ 18 विजय दिवस से जुड़ी उन कहानियों को आपके साथ साझा कर रहा है, जिन कहानियों को सुनकर हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। 22 साल पहले लड़ी गई उस जंग का एक और अहम किरदार द्रास की मशको वैली भी है। इस घाटी का मशको गांव और यहाँ रहने वाले बाशिंदे उन कहानियों के गवाह हैं, जिन्हें अब से 22 साल पहले कारगिल विजय के दौरान लिखा गया। बताया जाता है कि इस गांव ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। 60 साल के यार मोहम्मद खान कारगिल में लड़ी गई जंग के एक ऐसे ही नायक हैं, जिन्होंने सेना की मुश्किलों को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि भारतीय सेना के लिए दिन रात अपने घोड़ों और खच्चरों के जरिए रसद से लेकर गोला बारूद और दूसरे हथियार पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के घायल और हताहतों को नीचे तक लाने में भी यार मोहम्मद खान ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए यार मोहम्मद खान के जहन में वो तमाम तस्वीरें कौंध जाती हैं, जिन तस्वीरों को कारगिल युद्ध के दौरान देखा गया। शेलिंग के बीच में भी हम लोग पीठ में उठा के, घोड़ों में उठा के चढ़ते थे। तो जब शाम होता था हम चढ़ाते थे ऊपर। दिन को हम मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि दिन में पाकिस्तान का गोला नज़दीक थे। गांव में तकरीबन गांव से 10-12 किलोमीटर का फैसला था। वो हम जब जैसे हम चढ़ते हैं तो वो देखते थे, तो इसलिए हम लोग रात को ज़्यादा मूवमेंट करते थे। आर्मी वालों को भी, जैसे डायरेक्ट यूनिट आई, कोई भी अचानक यूनिट, उनको भी हमने बोला भाई आप लोग रात को मूवमेंट मत करो, ये दिन को रात को चले जाएंगे हम। तो काफ़ी मदद किया हम लोगों ने, जो हमारे गाँव वालों ने भी। इस गांव में उस वक्त मौजूद सारे युवाओं को सेना में मदद के लिए बुलाया गया और हर किसी ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को द्रास के इलाके से मार भगाया। द्रास एक ऐसी जगह थी जहां पर पाकिस्तान की सेना ऊंचे पोस्ट से NH अल्फा पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही थी। साथ ही जब भारतीय सेना टाइगर हिल और बत्रा टॉप को जीतने के लिए अपनी सेना को मशको वैली में बढ़ा रही थी, तो ऊपर बैठे पाकिस्तान की मोर्टार पोस्ट से मशको गांव पर जमकर गोलीबारी की जा रही थी। भारतीय सेना के साथ 18 साल के शब्बीर अहमद, जो कि 12वीं क्लास में थे, वो भी मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। यहाँ से जो है हम राशन लेते थे, जैसे हमारा किलनाला का एरिया है, यहाँ पर टाइगर हिल के लिए जहाँ भी मतलब फौज को ज़रूरत पड़ता था राशन लेना, अम्युनिशन लेना, क्यों मतलब ऐसा माहौल था कि दिन या रात पता नहीं चलती थी। न नींद का पता होता था आदमी को, न दिन का न रात का। 2400 घंटे जो है आदमी को तैयार रहना था। यूं ही घर में आते थे, खाना खाया, पीछे से बुलावा आती थी, चलो भाई हमारे साथ फलाना जगह जाना है, टाइगर हिल जाना है या आगे दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना है। तो उनको जो है
क्योंकि जो बाहर से जो फौज आती थी उनको इतना पता नहीं था कि टाइगर हिल किस रास्ते से चलना है, बता टॉप कैसे चलना है या दूसरी जगह कैसे, इसलिए जो है यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। द्रास से लेकर बटालिक तक भारतीय सेना जब ऊंची ऊंची पहाड़ों पर लड़ाइयाँ लड़ रही थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूती अगर किसी ने सैनिकों को दी वो थे स्थानीय लोगों ने। लगातार वो सामान को ढोने का काम सेना के लिए कर रहे थे और सही मायने में कह सकते हैं वो उस वक्त एक बेहतरीन हीरो का किरदार निभा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रास के मशको गांव के लोगों ने ही सेना की मदद की, बल्कि हर जगह जहां से भी भारतीय सेना ने चढ़ाई की थी वहां के स्थानीय लोगों ने सेना के कंधों को मजबूत किया। खुद कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र सम्मान से नवाजे गए सूबेदार संजय कुमार और लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव भी मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना लड़ना बहुत मुश्किल होता। तो मस्को के जो गांव के लोग थे हमारे साथ ऊपर तक, जब तक हमने ऑपरेशन लड़ा हमारे साथ वो रहे, साथ रहे। उन्होंने हमारे सामान भी ढोया है और साथ में हमें रास्ता भी दिखाया। तो इनके बिना वही बात है कि हर बंदे का अपना वो रोल है और उसके बिना वो सब कुछ अधूरा है। और यहाँ के लोगों ने सेना का जो कार्य है उसमें कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जो है साथ दिया। इतनी विषम परिस्थितियों में वो अपने परिवार को छोड़ करके हमारे साथ हमने इस फाइटिंग पोर्टर का काम किया। तो वो भी एक सैनिक थे और सैनिक की भांति उन्होंने काम किया। तो उनको भी मेरा नमन है और देश भी उनके उस जज्बे को सलाम करता है। बड़ी खबर आ रही है भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी। यूके की कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। माल्या के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। एसबीआई के नेतृत्व में भारतीय बैंकों ने केस जीत लिया है। अब लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इससे भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें माल्या की संपत्ति को जब्त भी किया जा सकेगा। हालांकि माल्या की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात भी सामने आ रही है। जम्मू में कुछ ही देर बरसे पानी ने निचले इलाकों में बसे लोगों को मुसीबत में डाल दिया। वहां भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। उनके मकानों के सामने पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नहर हो। पीछे रोड है, उस रोड से पानी मतलब नहर की तरह पानी आ रहा था यहाँ के लिए। केवल घरों के बाहर ही नहीं, अंदर के हालात भी बेहद खराब दिखाई दिए। कई लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया, जिसके बाद उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक घर में घुसे पानी को उस परिवार के सदस्य बर्तनों से बाहर फेंकते नजर आए। उनके घर में मौजूद ज्यादातर सामान बारिश के पानी में गीला हो गया। उनके बेड से लेकर खाने पीने का सारा सामान खराब हो गया। नीचे उतरे तो उतरे कैसे, खाना बनाए तो बनाए कहाँ। इसी तरह शहर के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने कई लोगों की जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया। वहां के राजीव नगर इलाके में तो हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोगों के घरों को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा। इसकी जानकारी मिलते ही आईटीबीपी के कुछ जवान वहां पहुंचे और उन लोगों की मदद में जुट गए। जम्मू में कई सड़कें भी पानी से लबालब दिखी। हाईवे पर जल भराव की समस्या बन गई। ऐसे में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। अफगानिस्तान के कंधार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां तालिबान के लड़ाकों ने कई निहत्थे नागरिकों को गोली से उड़ा दिया। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ साथ तालिबान अफगानिस्तान की सेना पर ताबड़तोड़ हमला करते रहे हैं और अब तक वो कई अहम इलाकों पर अपना कब्जा भी जमा चुके हैं। इतना ही नहीं, तालिबान वहां के निहत्थे नागरिकों को भी नहीं छोड़ रहे। कंधार से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तालिबान के कुछ लड़ाके निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक लड़ाके ने मशीन गन से कई गोलियां उसके शरीर में दाग दी। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो उस पर गोलियां बरसाते रहे। इतना ही नहीं, उनके मरने के बाद उन्होंने पैरों से उनकी तलाशी भी ली। वीडियो में जमीन पर कई शव पड़े दिखाई दिए। खबर है कि इन सभी को तालिबान के लड़ाकों ने गोलियों से छलनी कर दिया।